हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 36 फॉर द क्लास 10th साइंस। एंड ये है आपकी 25 सितंबर की वर्कशीट। चैप्टर था हमारा धातु और अधातु, और आज हम उसकी कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट, जिससे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा और आपकी रिवीजन साथ के साथ आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं इसमें, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वास्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में भी विलय होता है, तो ये कौन सा तत्व होगा बच्चों? ये होगा बेटा कैल्शियम। तो कैल्शियम आंसर होगा इसका। सेकंड है, एक धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। थर्ड, अधातु जो विद्युत की सुचालक है। एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जो कि विद्युत की सुचालक भी है, तो वो है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा कि आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो लेड यूज़ किया गया होता है उसमें ये ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप दोनों तरफ से पेंसिल को छील कर उसको फिर एक बैटरी से कनेक्ट करके एक बल्ब आप यहाँ लगा दें, तो ये जो सर्किट जब कंप्लीट होगा इस सर्किट में ये बल्ब जल उठेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है बेटा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित करना है। तो इसमें याद रखिए आप कि बढ़ते हुए क्रम में नियोजित करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले वो वाला तत्व आएगा जो कि सबसे कम सक्रिय होगा, है ना, राइट। सबसे कम सक्रिय इनमें से कौन होगा? तो वो बेटा सबसे पहले आएगा इसमें सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद आएगा कॉपर। कॉपर की सक्रियता इससे ज़्यादा है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉपर आ जाएगा। और कॉपर से भी ज़्यादा कौन सक्रिय है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लिखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? तो इस श्रेणी को, इस सूची को नाम दिया गया है सक्रियता श्रेणी। आंसर लिखेंगे सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसी में आपके सारे जो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की सूची बनाई गई है कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम है। नेक्स्ट है, खालिस्तान अभिक्रियाशील धातुएं अपने से खालिस्तान का अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो इसका उत्तर आप जानते ही होंगे कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। अधातुओं द्वारा बनाए गए एक आयन का नाम बताइए। तो अधातु जो होती हैं वो किस तरह के आयन बनाती हैं, ऋणायन या धनायन? इनमें से आपको उत्तर देना है। तो अधातुएं हमेशा ऋणायन बनाती हैं क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखती हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऋणायन बनाती हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी किसी एक धातु का नाम बताना है। तो ऐसी जो धातुएं हैं जो कि बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती धातु के साथ में, वो कौन हो सकती है? वो है आपकी Au, या फिर आप लिख सकते हो गोल्ड या सोना। हो गया। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में मिलती है पृथ्वी की सतह पर वो धातु है एल्यूमिनियम। ओके, अगला जो प्रश्न है, किसी तत्व E जो दे रखा है उसका नाम रख दिया E और उसका एटॉमिक नंबर दे दिया है Z = 16। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है 2, 8, 6, यानी कि पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद तीसरे शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको वो पूरा करने की कोशिश करेगा। या तो उसको देना हो या फिर लेना हो, दोनों में से कोई एक काम करेगा इस शेल को पूरा करने के लिए, आखिरी वाली शेल को। तो वो पूछा गया है कि 6 इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो इसका आंसर रहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से ज़्यादा सही है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और उसका ऑक्टेट जल्दी पूरा हो जाएगा। आगे के प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को पूरा करना है। तो यहाँ समीकरण आपको दिए गए हैं, आधे हैं वो, उनके उत्पाद आपको लिखने हैं। तो Fe और वाटर ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा? Fe3O4 बनाएगा, और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिलीज़ होगी। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी आ जाएगा 4। नेक्स्ट है कैल्शियम के साथ वाटर का रिएक्शन। तो कैल्शियम क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद इसको नोट करिए, उसके बाद है पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ। तो ये भी क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी।
अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीज या मैग्नीशियम के अतिरिक्त, ठीक है, तनु नाइट्रिक एसिड से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों समझ आया होगा आपको क्वेश्चन कि धातुओं की जब भी अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाएगी तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही, लेकिन धातुओं की अभिक्रिया अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ऐसा क्यों होता है? और एक बात और आप इसको जानिए कि अगर मैग्नीज या मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही तनु नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और किसी धातु के साथ नहीं करता है। तो आंसर देखिए इसका, सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और जो कि उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, और ऑक्सीकृत करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं वो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, खुद उसका अपचयन हो जाता है और जो हाइड्रोजन निकलनी थी गैस के रूप में उसको वो ऑक्सीकृत करके वाटर बना देता है। तो ऐसे रिएक्शंस में वाटर बनता है। एक रिएक्शन में आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख दे रही हूँ, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे हमने कॉपर ले लिया, कॉपर के साथ में नाइट्रिक अम्ल ले लिया, ये जो रिएक्शन होगा इसमें हमको प्राप्त होगा कॉपर NO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस वाटर। यहाँ आप इसको बैलेंस करेंगे 4HNO3, इस तरीके से ये बैलेंस होगा। तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस निकलनी थी अब हाइड्रोजन नहीं निकली बल्कि उसको ऑक्सीकृत कर दिया, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ के उसको तो वाटर बना दिया, पानी बना दिया, लेकिन खुद जो है वो अपचयित हो गया नाइट्रोजन और अपने साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें, जैसे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दे दिया गया है। इनका उपयोग करके आपको धातु और अधातुओं के नमूनों के बीच में विभेद कैसे कर सकते हो ये बताना है, और धातुएं और अधातुएं जो होती हैं उनमें विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन भी करना है आपको। तो आपको ये भी बताना है कि आप किस तरीके से पता करेंगे। मैं आपको कोई भी चीज़ दे दूँ, किसी भी धातु या अधातु की कोई ऑब्जेक्ट या कोई सामान दे देती हूँ, उसको आपको अगर चेक करना हो और आपको ये चीज़ें दी गई हैं तो आप क्या पता कर पाएंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। हथौड़े से पीट कर, अगर हम हथौड़े का इस्तेमाल करके करते हैं तो धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु कैसी होंगी, वो भंगुर होंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगी। तो सब क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेटल्स हैं वो पतली चादर के रूप में बदल जाएंगे, लेकिन अधातु जो होंगी वो छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगी। इस तरीके से अगर विद्युत परिपथ वाला हम यूज़ करें तो सबसे पहले बल्ब, बैटरी, तार, स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाएंगे हम। परिपथ जो है मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि आप एक टेस्टर परिपथ बना सकते हो। यहाँ पे हमने बैटरी को जोड़ दिया है, फिर हम स्विच भी दे सकते हैं यहाँ पर, और एक बल्ब को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और इस तार को यहाँ पर कनेक्शन के लिए दे देंगे, और ये बल्ब जो है उसको चेक कर लेंगे कि ये बल्ब ऑन होगा या नहीं होगा। बीच में, इन दोनों के बीच में जिस भी आप सामान को चेक करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को चेक करना चाहते हो, वो यहाँ कनेक्ट की जाएगी। तो आप पता कर सकते हो कि उसने बल्ब को ऑन किया या नहीं किया। तो इसके बाद क्या होगा, बारी बारी से धातु और अधातु के नए दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगेगा और अधातुओं की स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। अब परीक्षण देख लेते हैं इसका कि जो ज़्यादा उपयुक्त तरीका है वो ये है सेकेंड वाला। उसमें क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है, एक अधातु है, ये यहाँ आप लिखिए अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा। तो ये इसमें आप बता सकते हो कि जो परीक्षण कौन से वाला आप यूज़ करोगे, ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा। परीक्षण ए जो है वो ज़्यादा उपयुक्त दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे तो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण आपको बताने हैं। तो इसके लिए ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, वो लवण और जल प्रदान करते हैं, ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण हैं मेनली, और इन्हीं को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हीं पर क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO। इसके रिएक्शंस भी लिखने हैं, अभिक्रिया लिखनी है तो आप लिख सकते हो ZNO क्या करता है, उसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ लिखेंगे, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस के साथ भी लिखेंगे, एक क्षारक के साथ भी लिखेंगे। तो जब वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तो मिलता है हमको ZnCl2,
और वाटर मिलता है, जिंक क्लोराइड और जल मिलता है। इसी तरीके से जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट 2 आ जाएगा यहाँ पे, और जल मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई रिएक्शन, इसको भी आप नोट करेंगे साथ के साथ। अगला जो प्रश्न है हमारा, कारण बताने हैं कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है और इस्पात का क्यों नहीं किया जाता है। आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है, और सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। इन तीनों के आंसर्स हम देखते हैं। तो पहला जो है कि जो कॉपर है उसके टैंक क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसके विपरीत आयरन या फिर इस्पात का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, स्टील का, तो वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसी तरीके से सोने और चांदी जो होते हैं वो दोनों चमकदार धातुएं होती हैं और संक्षारित भी नहीं होती, इसीलिए उनका प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। और उनकी सतह जो इतनी चमकदार होती है कि आभूषण सुंदर भी लगते हैं। फिर रहता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है वो वायु में खुला छोड़ने पर अपनी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से आग पकड़ लेते हैं। अतः इनको तेल के अंदर, तेल कौन सा यूज़ किया जाता है यहाँ पर, तेल बेटा यहाँ पे पेट्रोल, या तो पेट्रोल में इनको रखा जाता है या फिर केरोसिन के तेल में। केरोसिन का तेल होता है जिसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसी के अंदर इसको डिप करके रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तेल का मतलब इससे है। आगे चलते हैं। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो आपको बताना है कि इन स्थितियों में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देखेंगे जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ। ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे इनको। जिंक ऑक्साइड का जब जिंक के साथ होगा तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ में यहाँ विस्थापन होगा। ठीक है, मैं केवल वी लिख देती हूँ जिससे पता चल जाएगा, आप पूरा लिखेंगे विस्थापन। और कॉपर के साथ में भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होंगे। अब आता है कॉपर ऑक्साइड। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ कॉपर मेटल यूज़ किया गया है, तो कॉपर जो होता है वो कम सक्रिय होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आता है, कम सक्रिय आता है ये। तो इसको तो कोई भी धातु जो है वो विस्थापित कर सकती है। तो जिंक भी इसको विस्थापित करेगा और मैग्नीशियम भी इसको विस्थापित करेगा। कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है इसमें, किस किस में विस्थापन होगा और किस में नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक स्थिति को एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है जिसकी आघातवर्धीयता सबसे अधिक होती है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय है, वो है बेटा गोल्ड या फिर सोना। ये सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय होता है। सेकंड है जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है, जो सबसे अधिक सुचालकता होती है उसकी ऊष्मा की, तो वो है सिल्वर। आंसर लिखेंगे सिल्वर। अगला जो प्रश्न है, एक ऐसी धातु जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो कि उन्मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बिल्कुल उन्मुक्त अवस्था में तो पाई जाती है बेटा गोल्ड, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपसे पूछा गया जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, तो लगभग ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं मिलती बल्कि अपने एक अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, ओके, सिल्वर लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने एक अयस्क के रूप में मिलती हैं। लेकिन गोल्ड जो है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि उन्मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं सोना। अगला जो प्रश्न है, एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है। तो एल्यूमिनियम जो धातु है उसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका गुण है वो बेटा आघातवर्धीय है, इसमें आघातवर्धीयता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और सेकंड जो है ये तन्य भी होता है, तन्यता इसका एक गुण है। तीसरी बात जो आप लिखेंगे कि ये एक नॉन रिएक्टिव यानी कि असक्रिय धातु के रूप में काम करता है और संक्षारित नहीं होता है, संक्षारित नहीं होता या इसका संक्षारण नहीं होता। ठीक है, और अगर हाँ, और चौथा जो गुण है आप लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो एक हल्की धातु होती है, तो इसका इस्तेमाल हवाई जहाज़ बनाने में भी किया जाता है, उद्योगों में मशीनरी बनाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ें। जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है तो वह क्षारीय लवण देता है और उसका आणविक सूत्र होता है XOH और गैस Z का निष्कासन करता है। यह आसानी से आग भी पकड़ सकता है। तो X, Y और Z को पहचाना है और इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखना है।
तो बेटा आप इसमें देख सकते हो कि जो X है वो कोई भी धातु हो सकता है, किसमें से? सोडियम हो सकता है वो, या तो क्योंकि सोडियम भी आग पकड़ता है, इसके अलावा लिथियम आग पकड़ता है और पोटेशियम भी आग पकड़ता है। तो X क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है सोडियम, लिथियम या पोटेशियम। अब बात आती है Y की। तो Y क्या होगा? जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है तो हमें प्राप्त होता है XOH। ठीक है, तो आणविक सूत्र XOH क्षारीय लवण है, तो इसमें वो क्या प्राप्त करेगा? यहाँ वो प्राप्त करेगा NaOH। तो Y क्या हो जाएगा हमारा? NaOH। अब आती है बात Z की। तो Z क्या है? यहाँ पर वो Z गैस का निष्कासन करता है, तो Z गैस यानी कि ये H2 गैस है, ये H2 गैस है जिसका यहाँ निष्कासन हो रहा है। अगला प्रश्न, दी गई संरचना को देखिए और लिखिए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है और धातु और अधातु इसमें क्या क्या यूज़ की गई है। तो बेटा इसमें धातु कौन सी यूज़ की गई हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो धातु तो यूज़ की गई है सोडियम, और अधातु इसमें ऑक्सीजन यूज़ की गई है। ऋण आयन कौन सा बनेगा? ऋण आयन बनेगा अधातु का, अधातु का O2 माइनस ऋण आयन बनेगा, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो गेन करना चाहता है, जो वो ग्रहण करना चाहता है। और धनायन बनेगा धातु का, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज हम यूज़ कर सकें Na2+। ओके, तो यहाँ रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका Na2O। ओके, अगला जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 परमाणुओं A और B से बनने वाले यौगिक के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। A और B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या होगी? तो इन दोनों के बीच में जो आबंध बनेगा बेटा वो आयनिक आबंध बनेगा। इसका उत्तर लिखिए आयनिक आबंध। अगला जो प्रश्न है A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। तो यहाँ आपको पता है कि A जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और B 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर इसका सूत्र रहेगा AB2। ठीक है, इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन करना है, तो वो कैसे बनता है? MgCl2 का यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया है, तो Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल पर, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम है वो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ये जो कंपाउंड बनेगा वो फिर बनेगा हमारा MgCl2, और Mg जो इसका जो आयन बनेगा वो रहेगा Mg2+, और क्लोरीन पर रहेगा 1 नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ क्लोरीन हमने 2 यूज़ किए हैं, तो 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर बनेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे साधारण नमक पिघली या जल में घुली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण यह आयन्स जो होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड्स की तरफ में जाते हैं और विद्युत चालन का गुण दर्शाते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों में, जैसे कि हम यहाँ उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं NaCl, तो आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है, उच्च होता है। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताने हैं, जैसे कि तन्यता, आघातवत्यता, घनत्व, रूप और विद्युत सुचालकता। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है इसके धातु और अधातु की। इसमें बच्चों ये उत्तर आप लिख सकते हैं। इस वर्कशीट जो ये आपकी 16 सितंबर की वर्कशीट थी उसमें ये प्रॉपर्टीज़, ये गुणधर्म बिल्कुल अच्छे से समझाए गए थे, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि आघातवर्ध्यता के रूप में धातु और धातु की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके गुणधर्म वो बताइए तन्यता के आधार पर, घनत्व के आधार पर, तो ये आप लिख सकते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है एक्वा रिजिया, ये क्या होता है? तो बच्चों एक्वा रिजिया आप समझ लीजिए कि इसके अंदर 3:1 इस रेशो में, इस अनुपात में क्या क्या मिलाया जाता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 3 भाग जो है वो HNO3 होगा और 1 भाग होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे कि आप देख सकते हो बीकर में 300 ml अगर नाइट्रिक एसिड लिया गया है तो 100 ml HCl का प्रयोग किया जाएगा एक एक्वा रिजिया बनाने में। तो ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये बहुत ज़्यादा संक्षारित करने वाला लिक्विड होता है जो कि गोल्ड को भी संक्षारित कर देता है। समझ आया? तो आप उत्तर लिखेंगे इसका। अगला प्रश्न समझिए, धातुओं की अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखेंगे उत्तर, उच्च क्रियाशील धातु
कम क्रियाशील धातुओं को उनके स्थान से विस्थापित कर देती हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो जब भी कभी हम एक धातु का अभिक्रिया किसी दूसरे धातु के लवण से करवाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो पहली धातु है वो दूसरी धातु का जो स्थान है वो ग्रहण कर लेती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका एक, तो Zn और हमने ले लिया CuSO4। यहाँ आप देख रहे हो कि हमने धातु ली है Zn जिंक और CuSO4 हमने दूसरी धातु का लवण ले लिया CuSO4। तो अब जो रिएक्शन होगा उसमें आप देखोगे कि ZnSO4 मिलेगा और कॉपर अलग से मिलेगा। उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर था तो अब जिंक जो है वो इसका स्थान ले लेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर जो है वो जिंक के मुकाबले कम अभिक्रियाशील है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम ले लेते हैं आयरन या लोहा Fe और कॉपर सल्फेट के साथ इसका अगर सोल्यूशन, इसका अभिक्रिया देखते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा, FeSO4 बनाएगा और कॉपर अलग से आ जाएगा। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे सारे क्वेश्चंस। थोड़ी लंबी है वीडियो लेकिन आपको समझ भी आने चाहिए क्वेश्चंस, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।